ठीक है, तो देखो एकदम बेसिक से बताऊंगा, एकदम बेसिक मतलब सारी चीजें बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा बोरिंग लगेगा स्टार्टिंग में तो, लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और फिर अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगेगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम का मतलब होता है जिसमें दो टर्म्स है, ठीक है ना, दो टर्म्स की बात कर रहे हैं अपने। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, तुम लोग बोलोगे ये क्या बकवास है, बहुत काम का है ये। दो वेरिएबल नहीं जिसमें दो टर्म्स रहे, ठीक है। ये बाइनोमियल थ्योरम, ये बाइनोमियल है, दो अलग अलग टर्म्स रहे तो भी बाइनोमियल ही है, बस दो टर्म्स रहने चाहिए। ये भी बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल नहीं है, ठीक है। इसमें दो अलग अलग टर्म्स नहीं है, मिलके एक टर्म बन जाएगा, 7x समझ ही आता है, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख देता हूँ मैं। ये एक्सपेंशन बहुत सारे लोगों को याद नहीं है अभी भी। अगर ये याद नहीं है तो काहे का बाइनोमियल थ्योरम का सवाल बनाने की तुम सपने देख रहे हो। ये तो बेसिक फॉर्मूला है जो तुम सीधा सा समझ लो कि हर सवाल में लगेगा। मतलब किसी एक सवाल में नहीं कि कुछ सवाल में लगेगा कुछ में नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। ये हर सवाल में लगेगा, ठीक है। और ध्यान से सुन लो, जो लोग ये देख रहे हो उनको बता देता हूँ मैं, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो लोग भी सुन लो। लेक्चर्स पूरे देखना, ये पूरे के पूरे देखना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, क्योंकि तुम लोगों को याद होगा एक मल्टीनॉमियल थ्योरम नाम की चीज थी, वो भी अपना बाकी है, ठीक है ना, वो भी हो जाएगा, इसी में कवर हो जाएगा। तो ये तो एक्सपेंशन है, मैं लिख देता हूँ। इसमें लर्न करना पड़ेगा अपने को बहुत कुछ, वही एडवांस में तो तुमको सीधा तुम समझ लो कि तुमको लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट्स लगाने के आगे अपने प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो लर्न कर लेना ये। उसके बाद एग्जांपल्स तो तुमको पता ही है, इसमें तुम किसी का भी एक्सपेंशन लिख सकते हो, ठीक है। x प्लस वाई क्यूब याद नहीं है तो 4, किसी का भी एक्सपेंशन लिख सकते हो, ठीक है। एक चीज याद रखना सब, अगर तुमको कभी मैंने इंटीग्रेशन पूछ लिया, मान लो मैंने तुमको ऐसा इंटीग्रेशन पूछ लिया x की पावर 9 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन पूछ लिया, बताओ जरा गुप्ता कैसे करोगे इसको इंटीग्रेट? बोलो गुप्ता, कैसे करोगे इंटीग्रेट? ठीक है सर आप दिमाग में चल रहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। x प्लस 1 को t मान लेना, यहाँ से dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक है। और फिर तुम समझ सकते हो, यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो t माइनस 1 की पावर 9 अपॉन t dx। अब तुम यहाँ पे बोलोगे कि t माइनस 1/9, t माइनस 1 की पावर 9 का क्या करने का, तो है ना, ये रहा एक्सपेंशन, ठीक है। करो एक्सपेंशन, 9c0 t की पावर 9, ठीक है, माइनस 9c1 t की पावर 8 एंड डॉट डॉट डॉट। किसी को भी पगलाने की जरूरत नहीं है, आंसर भी तुमको इसी फॉर्म में मिलेगा। नहीं तो लिमिट रखने बोलेगा, लिमिट रख के भी अपने देख लेंगे। dt सब इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन में तुमको ये एक्सपेंशन इस तरीके से काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक काम करता हूँ, जब ये सब लिखा ही है तो एक और चीज लिख ही देता हूँ, यहाँ पे एक बार फिर लिख देता हूँ। x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन जैसे होता है nc0 प्लस nc1 nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर, अरे 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 स्क्रीन दिखना बंद हो गया ना? हाँ मैं समझ गया यार, कोई और लॉग इन कर रहा है, एक सेकेंड। आपने अभी तक 2 आईडी नहीं लिया क्या? अरे 10 आईडी है, 10 आईडीज लेके रखा है। प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, दो ये जैसे वहां पे पीसी में मैंने लॉगिन करके रखा है इस आईडी से, तो मुझे लगता है कि किसी ने अभी लॉगिन मतलब कोई पीसी चालू किया है अभी इंस्टीट्यूट में। मैं अभी घर से क्लास लेता हूँ ना। दिख रहा है क्या स्क्रीन? हाँ अभी फिर से हो सकता है एक बार हो, अगर होगा तो मुझे कॉल लगाना पड़ेगा, वो शायद वहाँ पे कोई लॉगिन कर रहा है। क्या लॉगिन रहता है ना वहाँ पे, तो कुछ लोग क्या करते हैं अपने अकाउंट से लॉगिन नहीं करते हैं,
जो लॉगिन दिखता है उसी से सीधा कर देते हैं। और उसमें लिख के भी आता है कि कोई और यूज कर रहा है तो उसका मीटिंग क्लोज कर दूं क्या, तो यस कर दिया होगा। बताता हूँ अभी जो भी होगा उसको, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें काम की रहती है। जैसे अगर तुम यहाँ पे सोच के देखो कि जामन कर बताओ मेरे को, ये लास्ट में क्या आएगा, प्लस की माइनस, लास्ट वाले टर्म में जैसे एन सी एन वाई की पावर एन लिखूंगा मैं, तो लास्ट में क्या आएगा, प्लस या माइनस? माइनस। क्या? माइनस। कैसे पता चला? अरे नहीं, वन, वो -1 की पावर n। अरे वो तो डिपेंड करेगा एन पे ना, ठीक है। एन अगर क्यूब होगा तो माइनस आएगा, तुम देख भी सकते हो। और एन अगर स्क्वायर होगा तो ऑब्वियसली प्लस आएगा। तो इवन में माइनस आता है, प्लस में, इवन में माइनस आता है और ऑड में प्लस आता है। ये तो तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, ये तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो जो काम की चीजें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, बोलो जामनकर कितने टर्म्स है इसमें? n+1। n+1 टर्म्स है, ये याद रखना, ठीक है। ऐसे इसका काम अभी आगे क्या आएगा कि अगर ये n ऑड होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं, अगर n इवन होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं। तो तुमको दिख ही रहा है, ठीक है। डिग्री ऑफ ईच टर्म मैं बता देता हूँ। डिग्री ऑफ ईच टर्म, हर टर्म की डिग्री देखोगे यहाँ पे तो एक कॉमन सी चीज है, इससे अपने क्या गलत होने के चांसेस कम कर लेंगे अपने। ये n, ये जोड़ने पे n, ये जोड़ने पे n, और ये भी n। तो हर टर्म का डिग्री अगर तुम देखोगे ध्यान से तो दैट इज n, ठीक है। इसमें हम NC0, NC1, NC2, डॉट 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 NCN, इन सबको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। याद रखना, इन सबको बोलते हैं हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तुम बोलोगे ये सब पता है, तो तुमको मैं अभी एक गजब की चीज दिखाऊंगा, चलो दिखाई देता हूँ। अभी अलग से अपने को क्या ही करना है, जैसे x+2y का होल क्यूब लिखूंगा मैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन ही लिख रहा हूँ मैं, क्या ही दिमाग लगाऊं मैं, वो a³ + b³ लगाने का टेंशन नहीं ले रहा मैं। एक्सपेंशन लिख रहा हूँ, जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा है मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा जामनकर x आएगा नहीं यहाँ पे, जामनकर जो टर्म में y³ है उस टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है? 3c3 और 2 की पावर 3। मैंने पूछा उस टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है? 3c3 सर। 3c3 सिर्फ, ठीक है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ y³ इज 3c3। और अगर मैं बोलूंगा जामनकर कोएफिशिएंट ऑफ y³ क्या है? उसमें 2³ भी आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। मतलब मैंने तो पढ़ाते वक्त भी गलतियां करता हूँ इसमें, तुम तो समझ लो क्या, इसमें छोटी छोटी ये सब चीजें रहती है जिसमें मिस्टेक करवा देता हूँ, ठीक है। ये सब तुम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसका जनरल टर्म, इसका जनरल टर्म देख लो ध्यान से। इसका जनरल टर्म होता है TR+1 NCR x⁻n−r y⁻r। अभी मैं किसी को बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे बाइनोमियल के, कोई तो भी मेरे से डाउट पूछने आया था, जनरल टर्म पूछा तो जनरल टर्म ही में ही नहीं लिख पा रहे थे, ठीक है। जनरल टर्म ही नहीं लिख पा रहे थे। जनरल टर्म नहीं लिख पाओगे तो अभी क्या अपने इसमें ना बहुत सारे टाइप्स के सवाल करेंगे, बहुत जगह यूज होता है बाइनोमियल का ये लॉजिक, तो उसमें मैक्सिमम जगह पे तुमको जनरल टर्म से ही करना पड़ेगा। मतलब इसमें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक्चुअली, मेंस एंड एडवांस, ठीक है। अब तो मैं इस बार का पेपर देख के तो कभी बोलूंगा ही नहीं कि मेंस और एडवांस में इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मैं तो पूरा पूरा पढ़ा ही रहा हूँ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। पर जब हम लोग पढ़ाते थे पहले तो मेंस में जो पार्ट रहता था उसमें ये यूज होता था, और एडवांस में जो पार्ट होता था उसमें एक्सपेंशन यूज होता था बेसिकली, ठीक है। तो अभी तो पूरा का पूरा पूछ ही रहे हैं वो लोग, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। ये क्लियर है, ये एक्सपेंशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सपेंशन के बिना तुम सवाल नहीं कर पाओगे, जनरल टर्म के बिना भी तुम सवाल नहीं कर पाओगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हटा देता हूँ, क्या ही इसमें लिखूं, तो आगे अपने को कोएफिशिएंट पढ़ना ही है, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखना कि NCR इज इक्वल टू NCN-R, ठीक है। इसको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड विल बी सेम, ठीक है ना। स्टार्टिंग से पांचवा टर्म और आखिरी से पांचवा टर्म की बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू सेम आएगी। स्टार्टिंग से पांचवा टर्म इज NC5 और आखिरी से पांचवा टर्म इज NCN-5, ठीक है। ये सब क्लियर होना चाहिए, ये सब तुम लोग कर लोगे अच्छे से, ठीक है।
तो अगर मैं कोई भी एक्सपेंशन लिख दूं, अब जैसे कि इसमें फालतू टाइम वेस्ट तो क्या ही करूं, लेकिन मान लो 9 है, इसमें मैं बोलूंगा फाइंड सिक्स्थ टर्म, ठीक है। तो सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए तुमको TR+1 लिखना पड़ेगा, NCR x की पावर n माइनस आर y की पावर r, ठीक है। सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए जामनकर r को क्या पुट करोगी, फटाफट बोलो एकदम। 5. 5 याद रखना, सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए r को 5 पुट करेंगे, देखो T6 आ गया ना, ठीक है। अब ये लिख निकालने के बाद तुमसे बहुत कुछ पूछ सकता है, वो तुमसे पूछ सकता है कि सिक्स्थ टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है, तो तुम NC5 बोलोगे। सिक्स्थ टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, तो तुम बोलोगे NC5 2 की पावर 6, याद रखना। सर आपने गलत लिखा है, टर्म 6, x की पावर 4 2y की पावर 5, 4 5 हाँ 5। ठीक है। अगर मैं बोलूंगा जामनकर फाइंड सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंडिंग, बोलो क्या करोगी, फटाफट बताओ। तो उल्टा कर दूंगी वो 2y और x को। बहुत बढ़िया, 2y और x को उल्टा कर देंगे और स्टार्टिंग से सिक्स्थ टर्म निकाल लेंगे एक्सपेंशन लिख के, ठीक है। NCR 2y की पावर, बहुत अच्छा है तरीका है ये, बेस्ट तरीका है इसको करने का, ठीक है। यही तरीका याद रखो, काफ़ी है। T6 5 पुट करना पड़ेगा, NC5 2y की पावर 4, ठीक है, x की पावर 5। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक टाइप का सवाल है, ठीक है। ये सवाल ही मुझसे कोई पूछने आया था एक दिन, यार मेरे को तो मतलब ये सवाल अगर मेंस में आया है बहुत सारे लोगों के पेपर में और तुम लोग नहीं बना के आए हो, तो फिर मैंने रिवीजन कराने का मेरा मतलब क्या था। मैंने तुम लोगों को कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस बता दिए थे उस समय और बोला था कि ये सब प्रैक्टिस करके जाओ, तुम लोगों को मैक्सिमम पेपर्स में इस टाइप के सवाल मिलेंगे, क्योंकि हर साल का ही है उनका कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। ये तुमको याद होगा, तो मैंने उस समय पढ़ाया था और बोला था कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की प्रैक्टिस को, देखो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं प्रैक्टिस करने के लिए तुम लोगों को कुछ मटेरियल देने का सोच रहा हूँ, क्योंकि ये है ना, अगर तुम ब्लैक बुक से प्रैक्टिस करने जाओगे ना तो तुमको बहुत डीमोटिवेशन आ जाएगा, क्योंकि ब्लैक बुक तो मैं ही देख के डीमोटिवेट हो गया था। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ब्लैक बुक इसकी। ब्लैक बुक में बहुत टफ और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव चीज़ें पूछी है, तो वो अपने को बनाना है, लेकिन पहले अपने को जो जैसे मेंस में एडवांस में क्वेश्चंस पूछते हैं वो भी बना लेना चाहिए, ठीक है। इसको ढंग से लिख देता हूँ, 3/2 की पावर 9 माइनस आर, अच्छे से अलग अलग करके, -1 की पावर आर अपॉन 3 की पावर आर, और एक्स की पावर में क्या आएगा जामनकर, फटाफट। 18 माइनस r। 18 - 3r आएगा, हाँ ठीक है ना। ठीक है। अब तुम यहाँ पे सवाल पढ़ लिया ना, ऐसा टर्म निकालना है जो एक्स के इंडिपेंडेंट है, मतलब जिसमें एक्स है ही नहीं। तो एक्स नहीं है तो जामनकर क्या करोगी, जल्दी बोलो। उसको 0 कर दूंगी, 18 माइनस 3r। ठीक है, तो आर की वैल्यू 6 मिलेगी, तो तुमसे पूछ भी सकता है कौन सा टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो तुम बोलोगे 7th टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। और अगर वो टर्म की वैल्यू पूछेगा तो तुमको इसमें 6 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आएगा 6 आया ना, और ये आएगा -1 की पावर -1/3 की पावर 6, ठीक है। ये है वो टर्म जो इंडिपेंडेंट है एक्स के, ये टर्म है वो। और कौन सा वाला टर्म है वो, तो 7वां टर्म है, ठीक है। ये दोनों सवाल हो सकता है, ये दोनों सवाल के लिए तैयार रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम सवाल एक और देख लो, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए एक और सवाल। सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूँ, x² - 3/x की पावर 10, ठीक है। इसमें जनरल टर्म लिखा TR+1 10CR x² की पावर n - r y की पावर r, ठीक है। इसमें अगर फटाफट लिखूँ मैं, NCR x की पावर बताओ जामनकर। 2r माइनस 3r, 20r, 20 माइनस 3r। इसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या रखोगी, वो होगा ही नहीं कभी। वो कभी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि x की पावर 0 लेने के लिए तुमको r को क्या पुट करना पड़ेगा, 20/3, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये सवाल अगर तुमको याद होगा तो ठीक है। ये भी मैंने एक सवाल था जो मैंने बहुत ही स्ट्रेस डाल के बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी तुम लोग ध्यान दो, ठीक है। ये सब मेंस में हम लोग पढ़ाते थे ना पहले, तो हम लोग बोलते थे ये सब मेंस के टॉपिक्स हैं। ये सब तुम लोगों को भी याद होगा, तुम लोगों को भी पढ़ाया था। इस बार तो एडवांस में जो हम लोग पढ़ाते थे वो भी पूछा है, वो भी मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, अभी वो पूरा डिटेल में भी देखेंगे। तो इसमें देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर, एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -1 है। जामनकर अगर मैं सवाल मेरा ये रहेगा कि इसमें
ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, तो तुमको दिख रहा है क्या ऐसे टर्म्स कितने आएंगे इसमें? सवाल समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना बोलो पहले। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? ओए जामनकर, सवाल आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है। इसमें सवाल जो मैंने बोला समझ में आया क्या तुम्हारे? हाँ। कितने टर्म्स आएंगे बोलो ना फटाफट। इसमें कितने टर्म्स आएंगे? 9 9, और और इसको फिर 9, 3 9 और फिर 9 27। टर्म्स दिखेंगे। लेकिन एक चीज समझ में आता है कि अगर मैं इसमें पूछूंगा नंबर ऑफ टर्म्स तो 27 नहीं बोल सकते। उसका कारण बताओ जामनकर, फटाफट। पता नहीं। कोई बताएगा? इसमें 27 टर्म्स नहीं आएंगे। सेम हो सकता है ना, किसी का भी कोई एक्स की कोएफिशिएंट, मतलब एक्स की पावर जो है बहुत बिल्कुल सारे। सही बोले एकदम। कुछ टर्म्स ऐसे आ सकते हैं ना 27 में जिसमें 2 बार एक्स स्क्वायर हो, 5x स्क्वायर और 7x स्क्वायर हो, दोनों को जोड़ने पे वो अलग अलग टर्म थोड़े ना है। तो ऐसे अपने इसके कभी टर्म्स डिसाइड नहीं कर सकते हैं बैठ के, ऐसे ही देख के तुम नहीं बता सकते इसमें 27 टर्म्स आएंगे। लेकिन मैंने बोला कि अगर थोड़ा बहुत आइडिया लगे तो कितने टर्म्स आएंगे, तो हाँ भाई ठीक है 27 टर्म्स आएंगे। जुड़ने के बाद जो भी होगा अपने को उससे लेना देना नहीं है। अगर कोई इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछे तो बैठ के गिनना ही पड़ेगा, पूरा खोल के ही देखना पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो अब उसमें ये भी मानते होगे कि एक्स की पावर -1 भी आएगा बहुत सारे टर्म्स में। क्या जामनकर सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ, अब मुझे ये बताओ कि एक्स की पावर -1 वाले टर्म्स कैसे निकालोगी? वो वो पावर 8 है, उसको खोल के फिर वो मल्टीप्लाई कर दूंगी, जिसमें x के पावर -1 आएगा, वो कोएफिशिएंट होगा। लेकिन फिर इसको इसमें से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ, तो वही तो बोली कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ तो देखो, तो मैं इसमें सब, तुम बोल रही हो कि पूरे के पूरे खोल के लिख दूंगी, चलो इसको खोलना बहुत आसान है क्योंकि वो बहुत इक्वेशन आसान सी रही है, इसलिए तुम लोगों को ये चीज लग रहा है कि मैं खोल दूंगा, लेकिन हर बार इतनी आसान इक्वेशन नहीं दिखेगी, इसलिए मैं तरीका बता देता हूँ। ठीक है, खोलना हो तो खोल सकते हो एग्जाम में भी। तो जैसे अगर मैंने ये लिख दिया इसका जनरल टर्म, तो तुम सोच के देखो, मैं सिर्फ एक्स की पावर -1 पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। सब लोग ध्यान से सुनना, तुम लोग अगर ये चीज नहीं समझे ना तो मतलब क्या बोलूं मैं, तो बेवकूफ जैसे काम हो जाएंगे फिर तो। तुमको ये समझना है कि 1 को किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर -1 आएगा, किस में करेंगे जामनकर? 1/x वाले में। क्या है 1 में एक्स वाले में, ढंग से बोलो। 1/x वाले में 1 को मल्टीप्लाई करोगे ना। बिल्कुल 1/x वाले में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं देखता हूँ इसमें एक्स की पावर -1 किस में आएगा। तो एक्स की पावर -1 वाले टर्म में आर को क्या रखना पड़ेगा, 1। ठीक है, तो मैं एक पहले वो वाला टर्म लिख रहा हूँ 8c1 1/x। अब नेक्स्ट ये एक्स स्क्वायर को किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यों वो वाला टर्म मिलेगा, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट 1/x वाला टर्म मिलेगा, एक्स की पावर1/x³ 1/x³। तो मैं 1/x³ वाला टर्म देख रहा हूँ इसमें, वो क्या आएगा 8c3 1/x³। और बताओ इसको किस में मल्टीप्लाई करोगी तो मिलेगा 1/x की पावर 5। 8c5 1/x5। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही सिर्फ 3 टर्म्स आएंगे, इसमें 9 टर्म्स आएंगे, जिसमें से 3 में इंटरेस्टेड हूँ मैं, बाकी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नहीं लिख रहा मैं उसको बैठ के। क्यों लिखूं मैं उसको बैठ के? क्योंकि मुझे पता है कि वो, अब देखो 1 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको मिलेगा 8c1 × 1 प्लस, और 1/x भी मिलेगा, वो लिख नहीं रहा हूं मैं। इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 8c3 × 3, फिर से 1/x, और x की पावर 4 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 8c5, और तीनों में से 1/x कॉमन आ जाएगा, तो तुमको बेसिकली ये कोएफिशिएंट मिल जाएगा 1/x का। इस तरीके से कर लेना चाहिए अपने को, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, तो एक चीज वो समझ में आ गई कि नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकाल सकते। अच्छा, जैसे मैं इसमें बोलूंगा नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स। डिसिमिलर टर्म्स मतलब एक जैसे टर्म्स को काउंट नहीं करना है, नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स है। बोलो जामनकर क्या आएगा इसका आंसर? ठीक है, देखो सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ, ये है बाइनोमियल थ्योरम, चैप्टर का नाम है, इसलिए मैंने पहले बाइनोमियल पे कॉन्सेंट्रेट करा है। ये 3 है, इसमें 3 अलग अलग टर्म्स है, तो मतलब ये मल्टीनोमियल हो गया। मल्टीनोमियल हमको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये बाइनोमियल में कन्वर्ट हो रहा होगा, हो रहा है क्या तुमसे कन्वर्ट? हाँ, क्या है ये? क्वाड्रेटिक बना के वो रूट्स अलग अलग कर दो। क्या है बताओ ना फिर जल्दी से। x² -1 का होल स्क्वायर। x² - 1 का होल स्क्वायर दिख नहीं रहा है क्या तुमको? इसमें कितने टर्म्स आएंगे? 31। नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स इज इक्वल टू 31। ठीक है, नंबर ऑफ, एक बहुत गजब का सवाल दे रहा हूँ, मैंने भी देखा था तो मुझे भी एक्सप्लेन खुद को समझाने में कि यार ये क्या है, टाइम लगा था, पर बहुत अच्छा सवाल है। देखो तुम लोगों को बहुत सोचने में भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये इस टाइप के सवाल है।
इसमें नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सब सुनना ध्यान से, बहुत ही अच्छा है ये सवाल, मैं ही करता हूँ। जैसे जामनकर, ये तुमसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो रहा है क्या? जैसे ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया था, ये हो रहा है क्या? ना, नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? क्या अगर कुछ टू क्या चाहिए था। टू हाँ, चाहिए टू था? चाहिए था। हाँ, एक सेकेंड होल्ड पे रहो, एक सेकेंड होल्ड पे रहो, बताता हूँ मैं। अभी क्लास लेने दो। हाँ चलो बात सुनो मेरी सब। बोलो, किसी को कुछ दिखा क्या? +1 करके -1 कर दो, ठीक है, उससे क्या होगा? वो एक टर्म बन जाएगा और वो एक टर्म बन जाएगा। यार इससे अच्छा ये एक टर्म बन जाएगा, लेकिन यार ऐसे थोड़े ना बोल सकते हो, तुम सोच के देखो ना, ये एक टर्म बन जाएगा, फिर इसको तुम अगर इसमें टोटल 16 टर्म्स लिखोगी तो हर 16 टर्म में ये भी अलग अलग तरीके से खुलेगा, नहीं डिसाइड कर पाओगे ऐसे, वो गलत तरीका है। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सोच के देखो। इसमें कितने टर्म्स है जामनकर? इसमें x+2⁻15 में कितने टर्म्स है? 16। और x⁻3⁻15 में कितने टर्म्स है? इसमें भी 16 ही है। और x⁻4⁻15 में कितने टर्म्स है? 16। तो ये कांस्टेंट से क्या फर्क पड़ता है? कांस्टेंट से बस उसके कोएफिशिएंट्स ही चेंज होने वाले हैं ना, कांस्टेंट से उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उस पे तो चेंजेस नहीं आने वाले क्या? अरे हाँ या ना तो बोलो। तो मैं अगर 1 को हटा के 2 लिख दूं और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देख लूं, तो मेरे को लगता है कि इसमें और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो बराबर ही रहेंगे, नहीं क्या? नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को पूछ लो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ये सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, रेजोनेंस की शीट का सवाल है। सबको क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो इस टाइप की छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, ये सब काम आएंगी तुम लोगों को, बाकी तो क्या बना ही लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का सवाल। अब ये सब सवाल में हम लोगों ने अजिंक्य मोहितकर 2-3 दिन से मेरे पास आ रहा है, ठीक है, वो भी बाइनोमियल के लिए ही परेशान था। अगर अजिंक्य लेक्चर देख रहे हो तो ये देखो, तुम्हारा ये डाउट था, मैंने बोला था कि मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, रुक जाओ 2 दिन, ये स्टार्ट कर दिया है मैंने। देखो यही डाउट था, ये तुम लोग का डाउट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उसका डाउट कुछ और था, मैं वो भी करके दिखा रहा हूँ, पर ये भी नहीं डाउट होना चाहिए था जैसे ये लिखा है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स पूछा है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, कोई बताएगा क्या? जामनकर बोलो ना। 601। 601 टर्म्स आएंगे इसमें। ठीक है, 601 में से कितने रैशनल है, सवाल ये है। ठीक है, तो इसमें कितने रैशनल है, तो देखो कैसे देखते हैं भाई, जनरल टर्म, सब जनरल टर्म का खेल है मेंस का सवाल। ठीक है, अब यहाँ पे जामनकर, हाँ, इसको इरैशनल बनाने से रोको, कैसे रोकोगी बताओ? 600 - R3 से डिविजिबल होना चाहिए और वो R5 से भी होना चाहिए इंटरसेक्शन बेसिकली में। ये 5 कटना चाहिए और ये 3 कटना चाहिए, है ना, यही बोलना चाह रही हो ना? हाँ बताओ ना, और क्या क्या लोगी, हाँ हाँ। क्या क्या लोगी यार, बताओ ना। अच्छा, देखो 5 का मल्टीपल तो लेना ही पड़ेगा, अब ऐसे 5 के मल्टीपल यहाँ सोचने पड़ेंगे जो रखने पे 3 भी कट जाए, क्या सही बोला ना?
हाँ क्या क्या लोगी? 5 जीरो रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है, देख लो, जीरो रख लो। जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, और जीरो से स्टार्ट होता है, याद रखो। ये इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स से भी स्टार्ट, पॉजिटिव इंटीजर से स्टार्ट मत करना। जीरो देख लेना सबसे पहले, जीरो हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा? 5 आ रहा है क्या? 5 नहीं, 5 नहीं आएगा। 10 आ रहा है क्या? 10 भी नहीं आएगा। 15, 30, 35, 15। कहाँ तक जाएंगे? 600। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट 45 कर। 35 हाँ 45, सॉरी 35 लिख दिया। 45 नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लोगे क्या बे? कर लेना सब, ठीक है ना? कितने टर्म्स आएंगे? जमन कर बताओ ना, कितने टर्म्स आएंगे? कैसे काउंटिंग करती हो? वो एन वगैरह करके 41 टर्म्स आएंगे। 15 को 600 से डिवाइड करो, 40 और एक एक्स्ट्रा। चलो नेक्स्ट। मजा आएगा चैप्टर के, अच्छा है, ठीक है। 11th में पढ़ाता ना तो तुम लोग मैथमेटिक्स छोड़ देते, इसलिए 11th वालों को अवॉइड करते पढ़ाना। बाकी अभी तुम लोग इतने स्मार्ट हो गए हो कि कर लोगे। फाइंड द सम, ये पूछा था मुझसे इसने, मोहित कर ने, फाइंड द टर्म सम ऑफ रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। मोहित कर, अगर तुम्हारा सवाल यही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मेरे को बता देना, उसमें हो सकता है कुछ और भी करना पड़ जाए, ठीक है ना? बाकी तो मुझे याद है 5 वाला ही था, तो ये 5 वाला है, तो इसमें देखो सीधी सी बात है, ATR+1 हो जाएगा 5CR। और छोड़ो, अब क्या ही बताऊं इसमें, क्या आएगा? 5 - R/5 और 2r/3। इसमें r को क्या क्या रखोगे कि वो रहेगा डिविजिबल? 0 रखोगे, और क्या रखोगे? अरे यहाँ 5 नहीं है, 15 है, ठीक है। क्या क्या रखोगे? क्या लिखा है मैंने? हाँ ठीक तो लिखा है। हाँ, क्या क्या रखोगे? ये जामन कर, आज 0 और 15 बस। बस 0 और 15 ही आ रहा है, ठीक है। 0 और 15 हम यहाँ पुट करके 15C 0, 3 की पावर 3, 2 की पावर 0 प्लस 15C 15, 3 की पावर 0, 2 की पावर 5। इसकी वैल्यू निकाल लो यार, अब क्या बोलूँ उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट चेंज करते हैं। जामनकर, बीच बीच में तुमको एक एक सवाल में देता जाता हूँ ऐसा। फाइंड नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स, जवाब दो इसका। डिसिमिलर लिखना बहुत जरूरी है। इन 1 - 3x प्लस 3x² माइनस x³ की पावर 20। बोलो ना, अरे बोलो ना यार जल्दी से। 21 नहीं नहीं नहीं, 61 1 - x का होल क्यूब नहीं दिख रहा क्या तुमको? 61 21 बोल रही हो यार, ठीक है, ये क्लियर है। अब इसमें एक रहता है मिडिल टर्म वाले क्वेश्चंस। मिडिल टर्म, ठीक है। बोलो जामनकर, अगर किसी, मैं तुमको 4 टर्म्स दूंगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना उसको। 4 टर्म्स दे दिया, या 5 टर्म्स देता हूँ चलो पहले, ठीक है। तो उसमें मिडिल टर्म कितने आएंगे? 2। 5 टर्म दिया तो मिडिल टर्म 2 आएंगे, ऐसा? हाँ ना यार, अरे 5 टर्म दिया तो मिडिल टर्म 2 आते क्या यार? कैसी बात कर रही हो यार, एकदम ही पगला गई हो क्या? 6 अरे टर्म्स दूंगा, 6 टर्म्स दूंगा तो मिडिल टर्म कितने आएंगे? 2, है ना? अच्छा अच्छा, ओके, मेरे को पावर लगा वो। हाँ अच्छा, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो मिडिल टर्म 1 आता है। अरे स्टैट्स में पढ़े हो यार, स्कूल में भी पढ़े हो। और नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो मिडिल टर्म 2 आता है। फिर उसको याद होगा, मीडियन फीडियन निकालने के लिए दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 वगैरह करते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। मान लो x+y⁴n की बात करूं जामन कर, देखना थोड़ा सोच समझ के जवाब देना, तो याद नहीं रखना पड़ेगा, अदरवाइज लोग रट्टा ही मारते, तुम भी मार लेना। इफ n इज इवन, नंबर ऑफ टर्म्स बोलो ना, n+1 कितने? क्या ऑड इवन क्या? क्या? अरे n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे ना, हाँ, ठीक है। तो मिडिल टर्म कितने आएंगे? 1 की आएगा। देन 1 मिडिल टर्म, ठीक है। और वो मिडिल टर्म कौन सा होगा बता रहा हूं मैं सबको। देखो n है इवन, ठीक है। तुम अब ऐसे सोच लेना कि अगर n को इवन लोगे, मतलब x+y का होल स्क्वायर लोगे, तो उसमें मिडिल टर्म 1 आएगा, क्योंकि x+y का होल स्क्वायर में 3 टर्म्स आते हैं। 3 टर्म्स में मिडिल टर्म 1 टर्म आएगा, एंड द मिडिल टर्म इज n+2/2th टर्म। अरे ये वाला टर्म निकालना, ये निकाल के मत छोड़ देना कि n की वैल्यू
8 दे दी तो तुम 8 + 2 बाई 2 5 मार्क करके आ रहे हो। फिफ्थ टर्म निकालना वहां बैठ के, फिफ्थ टर्म इज द मिडिल टर्म, ठीक है, समझ ही गए होगे। अगर n की वैल्यू तुमको मैं 8 दे रहा हूँ तो फिफ्थ टर्म इज द मिडिल टर्म, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 9 आएंगे, 5वां टर्म मिडिल टर्म होगा। और इफ n इज ऑड देन number of terms is even, then 2 middle terms, n plus 1 by 2th term एंड इसमें एक जोड़ देंगे n plus 3 by 2th term, ये आता है, ठीक है, देख लेंगे, सब निकाल लेंगे, ठीक है। मिडिल टर्म निकालने के ऊपर मैं एक भी सवाल नहीं करा रहा हूँ, ना एडवांस में पूछ रहा, ना जेई में मेंस में पूछ रहा, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि पूछने वाले ही तुमसे। नेक्स्ट आते हैं अपने रिमाइंडर प्रॉब्लम्स में, ठीक है। रिमाइंडर प्रॉब्लम्स तुम लोगों ने किए हैं, ठीक है। रिमाइंडर प्रॉब्लम में मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छा सवाल कराऊंगा। थोड़े ही दिन पहले किसी ने इंस्टाग्राम पे मैथमेटिक्स का एक वो है पेज है, उसने एक सवाल पोस्ट किया था, तो मैंने उसको सोल्यूशन भी भेजा था, उसको जम नहीं रहा था। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, मैं तुमको वो सवाल देता हूँ, बहुत ही बड़ा सवाल था, और मैं तुमको अपना पूरा सोल्यूशन भी दिखाता हूँ। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, मैंने बहुत सोचा था कि इजीली हो जाए, लेकिन नहीं हुआ था, बड़ा ही सवाल था। 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। तो कैसे भी करके 5 को 13 के टेबल में तोड़ना है। बोलो जामन कर, कैसे तोड़ेगी 5 को 13 के टेबल में? 1 और 13 याद रखना, ठीक है। या एक काम करे क्या, चलो बोलो 1 और 13 के टर्म्स में तोड़ो पहले, तुम छोड़ो, 25 plus 1, इसमें से 25 कैसे बनाओ, बनेगा ही नहीं मेरे से, पावर 99। क्या बोलोगी क्या? 1 5 बाहर ले लो, क्या बोले? 1 5 बाहर ले लो, 5 और into क्या 5 इतना बैठ के सोच रहे हो? 25 की पावर 25 को क्या लिखूं जामन कर? 26 minus 1, ठीक है, एक्सपैंड कर रहा हूं, मेरे को लास्ट टर्म बताओ। बोलो लास्ट टर्म में प्लस आएगा कि माइनस आएगा? बोलोगी क्या? plus माइनस। उल्टा आंसर दोगी क्या? आज पूरे के पूरे एक भी सवाल का सही आंसर नहीं दी, और उसके 2 ही ऑप्शन होते, प्लस या माइनस, उसमें भी गलत वाला। अभी बोली थी तू -1 की पावर n, खुद ही बोली थी, और फिर उसमें n को 49 तुमसे पुट किया नहीं जा रहा है, ठीक है। इन सब में से कॉमन क्या आएगा, सबको दिख रहा होगा, क्या कॉमन आएगा? 13, ठीक है। 26 आएगा, कौन लेगा 26? मैं तो 13 ही लूंगा। 13n - 1, ठीक है। इसमें मैं 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 13n - 5, तो ये तुम देख रहे हो ना, ये हमने किसको रिप्रेजेंट किया था? सवाल क्या था? सवाल था 5 की पावर 99 को हमने इस तरीके से एक्सप्रेस किया था। तो ये क्या हो गया, तुम समझ ही रहे हो, ये है डिविडेंड, जिसको अपने ने डिवाइजर पॉलिनोमियल बोला था, ये डिवाइजर, ये कोशेंट, एंड दिस इज रिमाइंडर। तो रिमाइंडर माइनस तो हो नहीं सकता है, रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब डिवाइड गलत किया है, तो उसको सही कर रहा हूं मैं। 5 को क्या लिख रहा हूं मैं, क्या लिखूं? -13 + 8, हाँ, -13 + 8, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? ठीक है, ये 5 के पावर 99 कुछ इस फॉर्म में बन गया, 13 लैम्डा + 8, 8 आ गया रिमाइंडर। लोग ऐसे भी रट्टा मारते हैं यहाँ पे, जो नेगेटिव है रिमाइंडर, तो ये 13 में से सब्ट्रैक्ट कर लेना, दैट इज द आंसर। रटना ऐसे रट लो, ठीक है। क्या मन कर, इसका बताओ मुझे। बोलो ना, फटाफट बोलो ना यार, कैसे कैसे तोड़ोगी, एकदम सोचो मत, जल्दी जल्दी बोलती जाओ बस। 7 लो, फिर उसको 49 देखो, फटाफट बोलती जाओ, रुको मत। 50 minus 1,
लास्ट टर्म बताओ मुझे, प्लस की माइनस? माइनस इन सब में क्या कॉमन है? 25 लिखा मैंने, 7 25 n -1, इसको लिख देता हूँ 25 n -7। आंसर क्या है बताओगी? रिमाइंडर क्या आएगा? 8 18 18 8, इसको लिखो -25 + 18, -7 को बोला 25 में सब्ट्रैक्ट करने, वो वैसे याद कर लो। सबको क्लियर है? ठीक है, हो जाएगा मेरे हिसाब से। चलो, मैं एक इंस्टाग्राम पे मेरे को एक सवाल किसी ने भेजा था, वो मैं तुमको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो क्या नाम था उसका? मैथमेटिक। हाँ, सवाल ये था, अच्छा सवाल था, बहुत ही बड़ा था। देखो, 2 की पावर 1000 + 3 की पावर 2000 इज डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल है। बोलो जामन कर, 2 को क्या तोड़ू? फटाफट बोलोगी क्या? करो ना यार खुद। नहीं ना, ऐसे नहीं चलेगा ना, बोलना पड़ेगा ना। बोलो, 2 की पावर 2 को कैसे तोड़ोगी? चलो ठीक है, तुमको ब्रेक देता हूँ मैं, 5 मिनट तुम रुक जाओ। ठीक है, 5 मिनट बाद तुम स्टार्ट करना। नेक्स्ट अर्पिता, तुम करो, अनम्यूट करो। हाँ, बोलो, 2 को क्या तोड़ूं? 7 में तोड़ना है, 7 और 1। 2 की पावर 4 कर दो, 8 -1। उससे क्या होगा? नहीं नहीं, 2 की पावर 4 हो गया 8, है ना? 8 हाँ, -1, मतलब कुछ भलता ही बोली नहीं तुम। नहीं नहीं नहीं, क्या बोली? कुछ उसका मीनिंग ही नहीं है। अरे 8 बनाना है ना यहाँ पे। अरे अरे 2 हाँ, 2 कॉमन की लेके पावर 2 की पावर 999 लिखो, उसको 8 लिखो, फिर 7 + 1 की पावर 333। अच्छा, बोरा गए सब। 1 + 7 की पावर 333, सही है। बोलो अर्पिता, 3 को तोड़ो 7 में। कोई भी बोलो अनम्यूट करके, जवाब दो जल्दी, मैं नहीं करके दिखा रहा। अरे सर, उसमें से 9 कॉमन लो, और फिर वो 3 की पावर 1998 हो जाएगा। फिर उसको 3 की पावर 3 इंटू 666 हो जाएगा वो। 3 की पावर 666, हाँ 27 अरे इसको 27। 27 में तोड़ रहा हूँ, क्योंकि 27 इज 28 - 1। 28 -1। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? इसको खोलो बैठ के, 333 C0, 333 C1 7, और ऐसे करके 333 C333 7 की पावर 333 + 9 666 28 की पावर, अरे यार 28 की पावर 666 -666C665 28 + 666C666 प्लस इन सब में से कॉमन आएगा 7। इसको लिखना 1 + 7 लैम्डा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन अब दिखेगा तुमको। ठीक है, 9 यहाँ मल्टीप्लाइड है, इन सब में से कॉमन आएगा 7, ये बनेगा 7 लैम्डा m लिख देता हूँ, ये n लिख देता हूँ, जो भी है n का क्या टेंशन है, +1। ठीक है, इसको देखो अच्छे से लिख रहा हूँ, ये वाले टर्म में से ये 7 कॉमन ले लेता हूँ, तो 7p लिख देता हूँ, और बचेगा इधर एक 2 और इधर एक 9, 11। 2 + 9 11। किसी को भी 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कभी 11 आ ही नहीं सकता है। समझ में आता होगा ये तुम लोगों को, कैसे आएगा उसमें रिमाइंडर से भी 7? 7 निकाल लो ना। हाँ, तो उसको लिखो 7p + 7 + 4। देखो फालतू ही सवाल था, अगर तुम लोगों ने ढंग से बाइनोमियल पढ़ा है तो कर ही लोगे। ये सवाल किसी ने भेजा था, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है ना, एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये है 4 है इसका आंसर, रिमाइंडर इज 4।
ठीक है, एक सवाल होमवर्क के लिए दे देता हूँ, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। 1690 की पावर 2608 प्लस 2608 की पावर 1690 is divided by 7, find रिमाइंडर। ठीक है, चलो अभी एक चीज बताता हूँ जिसमें कुछ लोगों को उसकी वजह से शायद प्रॉब्लम हो रही है, इसी के लिए पहले ही मैं बता देता हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चन ये मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये होमवर्क में कर लो। देखो, चलो नए पेज से लिखता हूँ। x प्लस वाई की पावर n, x माइनस वाई की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n और 1 माइनस एक्स की पावर n, इन चारों का एक्सपेंशन एकदम रटा हुआ होना चाहिए, मतलब एकदम मुंह पे होना चाहिए कि भाई फट 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 लिख दिए, बैठ के सोच नहीं रहे कि नेक्स्ट टर्म क्या था, थर्ड टर्म क्या था, फोर्थ टर्म क्या था, फटाफट टर्म्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तीन दिन में मैं बाइनोमियल खत्म करा दूंगा विद मल्टीनोमियल थ्योरम शायद। ठीक है, उसके बाद तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने देखा बहुत सारे लोगों का, तुम लोगों को जो डाउट पूछने आए, पैराबोला हाइपरबोला बहुत अच्छे से कर लियो, और इतने अच्छे से कर लियो कि मैं कंफर्म बोलता हूँ कि तुम लोग जिन लोगों ने भी मुझसे डाउट पूछ लिया उनके सवाल बन जाएंगे जेई के। ठीक है ना, जो भी तुम लोगों ने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग। जैसे ओम है क्या, ओम ने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके रखी है, पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स की क्वेश्चन बन ही जाएंगे। ओम आया था मेरे पास डाउट्स पूछने, जामनकर आई थी, ये आई थी अर्पिता, ठीक है, गुप्ता पूछ के गया है शायद डाउट। तो जो लोग भी करके गए हो तुम लोग ये सब, तो बन जाएंगे उनसे क्वेश्चंस। कोनिक सेक्शन, अब तुम लोग, अभी तो मैं इतना बता देता हूँ कि मीन्स में अगर तुम्हारे परसेंटाइल कम आए या ज्यादा आए मैथ्स में, ठीक है ना, किसी ना किसी, ऐसा तो है नहीं कि 4 पेपर दिए चारों में ही बर्बाद करके आए होंगे। मैं इतना कंफर्म बोलता हूँ किसी ना किसी पेपर में 93 94 परसेंटाइल तो आए होंगे। उससे क्या समझ में आता है कि अपने केपेबल तो हैं वो लाने के, लेकिन अपने एग्जाम में उस दिन पे अपने अच्छे से नहीं करके आते हैं। तो अभी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, तुम लोगों के ये पूरे कैटलॉग में चैप्टर्स के जो तुमको आते हैं उसमें कोनिक सेक्शन भी जुड़ गया है। तुम लोग कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करो, और मैं ये चैप्टर पढ़ाने के बाद कंफर्म बोलता बाइनोमियल थ्योरम भी जुड़ जाएगा, और मैं प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा दूंगा तुम्हारे मेंस के पहले भी, पूरा एडवांस के लिए पढ़ा दूंगा, तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ा दूंगा। ये सारे चैप्टर्स तुम लोगों के बहुत अच्छी तरह करवा दूंगा कि तुम ये 4 चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, मैं जानता हूँ कि मेरी ही वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा तुम लोग इस सब चैप्टर्स में पीछे हो, लेकिन हो जाएगा अपना ये भी। ठीक है, बाकी तो इतने चैप्टर्स, ये लो, ये 4 चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये 4 रटा हुआ होना चाहिए, ये रटे हुए बहुत काम आते हैं। ठीक है, क्योंकि तुमने देखा इसके पहले के जो रिमाइंडर वाले सवाल थे, इस सब रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस को हमने +1 नहीं तो -1 में ब्रेक किया है। ये ऐसे ही तोड़ने पड़ते हैं तभी जाके क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसमें एक और टाइप का सवाल होता है, लास्ट डिजिट। लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। अरे कितना भी पूछ सकता है, 4 डिजिट पूछ लिया तो 4 पूछ लेना, मैं तो 3 तक ही पढ़ाऊँ, कहाँ तक पढ़ाऊँ। ठीक है ना, 3 तक पढ़ा रहा मैं। तो ये लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, इस टाइप के क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं, तो जैसे मैं लिख देता हूँ, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ, या लास्ट 3 डिजिट निकाल लेंगे, देख लेंगे, 17 की पावर 10। ठीक है, या छोड़ो हाँ ठीक है, चलो 17 की पावर 10 करते हैं, या चलो पहले एक इजी करा देता हूँ यार, याद आएगा तुम लोगों को। जैसे 9 की पावर 10 है, तो 9 की पावर 10 में लास्ट 2 डिजिट क्या रहेगा। तो याद रखना, एक 1 में तोड़ते हैं और एक 0 वाले में तोड़ते हैं, मतलब 0 मतलब 10 20 30 1000 10,000 जो भी रहे, एक 1 चाहिए और एक जिसके आखिरी प्लेस में 10 रहे वही चाहिए, तो ही इसको इजीली कर पाओगे। तो बताओ जामन कर क्या लिखो 9 को, फटाफट बोलो ना। 10 - 1 10 - 1 एक्सपेंशन बताओ इसका, लास्ट टर्म बताओ। -0 -1 1 पर 10 प्लस की प्लस माइनस, प्लस प्लस सेकेंड लास्ट टर्म,
बोलो ठीक है क्या? हाँ। अच्छा अब मुझे बताओ, ये जितने भी टर्म्स है, ध्यान से सुनना क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, फिर बोलना मत कि सब मेरे से ही पूछोगे क्या। ये जितने भी टर्म्स हैं इसमें लास्ट के 3 टर्म्स क्या रहने वाले हैं? 0 0 0 ये जितने भी टर्म्स है इसमें लास्ट के 2 टर्म्स क्या रहने वाले हैं? 0 0 ठीक है, तो मैं ये सब के तो लास्ट के सारे टर्म्स 0 0 0 0, अब उसको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है? हो गए 0 0 0 ये वो 100 क्या है? 0 0 ही है ना, ठीक है। 1 ही है। 0 0 लिख देना और ये +1 करोगे, +1 करेंगे ना, तो ये आखिरी टर्म क्या आएगा 1 और सेकंड लास्ट टर्म क्या आएगा 0 और आएंगे। तो ये हो गए लास्ट के 2 टर्म। सबको समझ में आया क्या? नहीं आया तो देखो जामन कर भी करके दिखाएगी, समझ जाएगा। 289 की 17 की पार्ट एंड कर ही दिया मैंने तुम्हारा आधा काम, तो बोलो। उसको होल स्क्वायर 17 स्क्वायर 289 290 -1 5 0 छोड़ो ये नहीं करना, मैं वो दूसरा देता हूँ। आज पूरा मेंस का पढ़ा दिया, पूरा का पूरा, एक समय भी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया मैंने, फटाफट फटाफट सब बता दिया है। इसमें बोलो 27 की बार 27 में 427 का स्क्वायर 9 से एंड होगा 729। हम्म, कहाँ जा रही हो? वहां नहीं जा रहा मैं, थोड़ा पास में आओ। तो फिर 3 क्यूब लिख के यस स्क्वायर 9 क्या क्या करूं? 9 मतलब वो 3 कॉमन लेके 9 9 को 10 -1 लिख ठीक है, देखो 10 - 1 भी लिख सकती हो। देखो माइनस वाला है ना थोड़ा के हार्ड होता है, माइनस वाला है ना थोड़ा हार्ड होता है। मैं बताता हूँ कैसे माइनस वाला क्यों हार्ड होता है। माइनस वाले में गलती होने के चांसेस रहते हैं, हार्ड तो कुछ नहीं होता है। तो मैंने अगर इसको 81 लिखती ना, 3 को 81 में कन्वर्ट करती ना, उसको 1 + 80 लिख के करती ना, तो पट से आंसर आ जाता। चलो ठीक है, इससे ही करते हैं अभी। 3 81 C 0 क्या आएगा 80 आएगा क्या आएगा? 80 80 3 कॉमन लियो ना 3 कॉमन 80 C 80 प्लस आएगा इसके सामने। हाँ अरे बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, छोड़ो यार, कर लोगी ना। बस 3 मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ठीक है। 1 आएगा तो लास्ट टर्म क्या आएगा बताओगी क्या? बोलो ना लास्ट टर्म 1 ही आएगा 3 आएगा ना, 3 मल्टीप्लाइड था अच्छा यार। हाँ ठीक है, चलो अब एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ, ध्यान से देखना। अच्छा ठीक है, अब एक काम करो गुप्ता, एक चीज बताओ। एक ये पढ़ा रहा हूँ मैं, ग्रेटेस्ट खत्म करता हूँ अभी, बस 2-3 टॉपिक्स पढ़ा के जल्दी जल्दी खत्म कर देता हूँ। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। हाँ तो गुप्ता, मैं अगर इसको एक्सपैंड करूंगा, सुन रहे हो? हाँ बोलो ना। तो इसमें ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा आएगा? बीच का आता है एकदम। ठीक है, सबको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तुम लोग सोचो ये 7 एक्सपैंड करोगे तो हाँ 30C1 30C2 30C3 30C13 आएगा। तो इसमें तुमको अगर कोई भी एक एग्जांपल ले लोगे, तुम 6 वाला ले लेते एग्जांपल, तो तुमको याद होगा तो ये लगातार बढ़ता है, ठीक है, फिर एक जगह पे आता है बढ़ते बढ़ते और फिर घटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट टर्म जो रहता है वो मिडिल टर्म रहता है। तो मिडिल टर्म इसलिए निकलवाता है। ये कितने टर्म्स है इसमें, इसका पावर क्या n13 है, तो इसमें n+1 कितना हो गया 14। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, ये इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो इवन है तो मिडिल टर्म कितने आएंगे, कितने आएंगे गुप्ता 2 मिडिल टर्म? 2 तो मिडिल टर्म 7 वाला बोला तुम पहले। अच्छा 2 आएंगे। मिडिल टर्म क्या आता है 13 + 1/2, पीछे देखो 13 + 3/2, तो ये क्या हो गया मिडिल टर्म, 7th टर्म एंड 8th टर्म। ठीक है ना, 8th टर्म 7th टर्म का कौन सा टर्म है वो तो बैठ के निकाल लेना, मैं वो नहीं निकाल के दिखा रहा, मैं ये बता रहा हूँ कौन से टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट
सबसे बड़ा आएगा। अभी ये सवाल इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे अपने। ठीक है गुप्ता, इसका बता दो आंसर पट से। बीच वाला 13 वाला, यानी 0 से 6 और मतलब 12 से 6। कौन सा टर्म आएगा? टर्म का नाम बताओ ना, 7वां 8वां क्या है? 7वां है वो शायद, हाँ 7वां है। 12 + 2/2 बताया था ना, 12 + 2 + हाँ 5 7वां टर्म। ठीक है ना, T7 इज द, उसका जनरल टर्म लिख लेना TR+1, उसमें R को 6 पुट कर देना और तुमको टर्म दिख जाएगा। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, इससे अच्छा तरीका कुछ भी नहीं हो सकता। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट याद रखना, ये आसान होता है। अब सेकंड आता है ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। ठीक है, हाँ तो क्या गुप्ता तुम इसमें ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट बता पाओगे? कौन से टर्म का ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट रहेगा? ये x+2y में। एक्स की दोनों में ही, चलो इसी में बता दो, x+2y की पार्ट 12 में कौन से टर्म का ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट रहेगा? सर वो तो डायरेक्ट नहीं बता सकते ना, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो हम बोल भी सकते कि लास्ट टर्म जो 2y की पावर 12 वाला आ जाएगा, वो बिल्कुल सबसे बड़ा देखो, हो सकता है। हाँ देखो इसमें क्या, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सवाल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, इसलिए ये वाला जो पार्ट है ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ये एडवांस में पूछ सकते हैं, मेंस में चांसेस कम है क्योंकि इतने लेंथी सवाल पता नहीं, पूछ भी सकते हो, तो कुछ भी कर रहे हैं इस साल तो इसमें क्या है देखो, इसमें तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो कि x+2y की पावर 12 का ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कौन से टर्म का है। जामनकर मुझे एक बार फिर से समझाओ ना यार, ये गुप्ता क्या बोला मुझे समझा ही नहीं, क्या बोला इसने? ये बोला कि नहीं पॉसिबल है, इसके लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है इसके लिए? वो समझा ही नहीं, मेरे को 2 समझाओ। वो 2 की पावर जो भी आएगा वो 12 से जो भी यस, बाइनोमियल। हाँ देखो तुम लोग जब बाइनोमियल कोएफिशिएंट, जब तुम लोग बाइनोमियल कोएफिशिएंट देख रहे थे तो सिर्फ 12C0 12C1 12C2 देख रहे थे, लेकिन अभी उसके साथ अगर एक्सपेंशन लिखोगे तो 2 की पावर भी कुछ ना कुछ आएगा। अरे कोएफिशिएंट में तो एक्स वाई को छोड़ के जो भी बचता है सब लेना पड़ेगा ना, एक्स की पावर वाई की पावर छोड़ के जो भी बचता है वो सब लेना पड़ेगा। 12C भी लेना पड़ेगा और 2 की पावर वाला भी लेना पड़ेगा। अब उसमें कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा? ये मत बोल देना सर 2 की पावर 12 है तो सबसे बड़ा होगा, भाई उसमें वो 12C वाला भी तो मल्टीप्लाइड है, वो सबसे छोटा वाला मल्टीप्लाइड रहेगा आखिरी में। तो इस तरीके से इसको नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो जब पढ़ाता था पहले, तो मैं कैसे पढ़ाता था वो बता देता हूँ। अभी मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है ना, वो फॉर्मूला तुम लोग अप्लाई करोगे डायरेक्टली। ठीक है, वो फॉर्मूला कहाँ से आया उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। मैं कैसे करता था इसको, हम लोग ऐसे स्टार्ट करते थे, देखो मैं पूरा करके दिखा देता हूँ तो तुम लोगों को समझ जाएगा कि इसमें सबसे बड़ा टर्म कैसे निकालते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ले कि कोई और क्वेश्चन ले, चलो यही ले लेते हैं, रुको अच्छा से सवाल लेते हैं। चलो यही देखते हैं, इसमें सबसे बड़ा टर्म कौन सा है। तो हम लोग ऐसे स्टार्ट करते थे कि हम लोग मानते थे लेट TR+1 इज द टर्म विथ इज द ग्रेटेस्ट टर्म, ऐसे लिख देता हूँ, समझ जाना क्या बोल रहा हूँ। तो TR+1 अगर ग्रेटेस्ट है तो तुम समझ रहे हो ना, ये अपने पहले वाले से भी सबसे बड़ा होगा और ये अपने बाद वाले से भी बड़ा होगा। सॉरी, ये अपने बाद वाले से भी बड़ा होगा और ये अपने पहले वाले से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं ये भी सॉल्व करूंगा, ये भी सॉल्व करूंगा और दोनों का इंटरसेक्शन ले लूंगा, उससे काम हो जाता है। तो TR+1 क्या आएगा सबको पता है, 12CR एक्स की पावर 12 माइनस आर 2y की पावर आर इज ग्रेटर दैन। TR क्या आएगा, आर की जगह R-1 डाल रहा हूँ, 12CR-1 एक्स की पावर, यहाँ पे आर की जगह R-1 डालोगे तो 13 माइनस आर आ जाएगा, 2y की पावर R-1 आ जाएगा, देख लेना। और सिमिलरली अगर ये लिखोगे, दूसरा वाला लिखता हूँ ये वाला, तो क्या आएगा, लिखता हूँ यहाँ पे 12CR एक्स की पावर 12 माइनस आर 2y की पावर आर, और अगर वहाँ पे आर की जगह पे R+1 डालोगे तो R+2 एथ टर्म आ जाएगा, एक्स की पावर बनेगा R+2 डालेंगे तो क्या, R+1 डालेंगे तो 11 माइनस आर 2y की पावर R+1। ठीक है, आर की जगह R+1 डाल दिया। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ पे 2y बच जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ पे x की पावर 13 माइनस आर बच जाएगा, और ये कट जाएगा, क्या बचेगा दिख रहा है क्या किसी को? यहाँ पे सिर्फ x बचेगा ना। हाँ बताते जाना भाई, मैं क्या, ये सब बहुत छोटी छोटी गलतियां होती है बाइनोमियल में, तुम भी करोगे तुमसे भी हो जाएगी शायद, क्योंकि मेरे से तो होती है। ये कट जाएगा, ये r बचेगा इधर
और इधर बचेगा 13 माइनस आर। ठीक है, यहाँ बचा 1/13 माइनस आर और यहाँ बचा 1/r। अरे सही है क्या गुप्ता? हाँ ठीक है, इसको इधर ले लिया और ये आर को इधर ले लिया। ठीक है, सिमिलरली ये भी कट कर देता हूँ। ट्वेल्व फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ बचेगा r+1, 12 माइनस आर, 11 माइनस आर, यहाँ पे 12 माइनस आर। बोलो ठीक है क्या? सही अरे बोलो। सही। अभी मेरी एक बात सुन, इसमें है ना एक थोड़ा सा सोचना पड़ता है। इसमें क्या सोचना पड़ता है, सब सुनना ध्यान से यार। इसमें है ना x और y की वैल्यू 1 पुट करते हैं हम लोग हमेशा। कोई मुझे बताएगा क्यों? अरे सर एक्स और वाई से डिपेंड ही नहीं है ना, एक्स और वाई तो वेरिएबल है, बिल्कुल उससे मल्टीप्लाई करने से वो कोएफिशिएंट थोड़ी ना बदलने वाला है। बिल्कुल, x और y को 1 ही रखना पड़ेगा ना यार, और कुछ रख भी नहीं सकते ना तुम एक चीज सोच के देखो, जब इसको तुम एक्सपैंड करोगे 12c0x की पावर 12 2y की पावर 0, अरे भूल से लिख दिया 2y की पावर 0, कोई मतलब नहीं, x की पावर 11 2y की पावर 1। तो हमको मतलब किससे, ये 2 की पावर में क्या आ रहा है और ये 12c1 क्या आ रहा है, x और y से तो मतलब नहीं है। तो x और y को गैप करने के लिए तो ऑब्वियसली अगर उससे मतलब नहीं है तो 1 ही रखना पड़ेगा। तो ये लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत लोग तो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, अच्छे अच्छे लोग तो पढ़ाते हैं, वो लोग को भी नहीं समझ में आता है कि x और y 1 क्यों रखते हैं। पर मैंने बता दिया तुमको क्यों रखते हैं, तुम याद रखना ये चीज। ठीक है, तो r/13 माइनस r इज लेस देन इक्वल टू 2। ये आया, इसको सॉल्व करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, r इज लेस देन 26 माइनस 2r, 3r इज ग्रेटर देन 26 और r इज लेस देन 26/3 कितना होता है, कितना होता है 8 पॉइंट समथिंग होता है ना। ठीक है, तो लिख दिया। यहाँ पे भी x और y को 1 पुट किया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ये क्या आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे r+1, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, r+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24 माइनस 2r, यहाँ से आया 3r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, r इज ग्रेटर देन 23/3, दैट इज 7 पॉइंट समथिंग। r जो है वो 7 पॉइंट समथिंग से बड़ा है, ये बोल रहा है 7 पॉइंट समथिंग से बड़ा है, ये r बोल रहा है 8 पॉइंट समथिंग से छोटा है। तो r क्या है, 8। 8। ठीक है, तो r की वैल्यू जब 8 पुट करेंगे, मतलब कौन से टर्म की बात कर रहा है, 9th। तो मतलब उसका 9th टर्म इज द टर्म विथ ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। समझ में आया क्या सबके? ठीक है, ये है इसको करने का तरीका, इसी से मैं कराता था हर साल, ऐसे ही मैंने तो हर क्लास को ऐसे ही सिखाया है ये करने के लिए। तुम लोग भी ऐसे करोगे तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, सबसे बनेगा ही बनेगा, ये बनता ही है सबसे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं लिखा देता हूँ, वो प्रूव जैसे मैंने तुमको करके दिखाया, लोग उसको वैसे ही प्रूव करते हैं। ठीक है, तो उस फॉर्मूला देख लो क्या है। फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास लिखा है x+y की पावर n, x+y की पावर n का एक्सपेंशन लिखा है, और इसमें न्यूमेरिकली लार्जेस्ट टर्म निकालना है, तो ये लगाना है m इज इक्वल टू 1+n अपॉन 1+ मॉड ऑफ x अपॉन y। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू r करना, इसमें तुम पहला लिखना है इफ m इज इंटीजर, अगर m इंटीजर आता है देन tm and tm+1 are numerically greatest term if m is not an integer, then tm+1 greatest integer लिया है is numerically greatest term। ठीक है, बस फॉर्मूला लगा लेना, तुम आंसर आ जाएगा, वो पीछे जो किया था उसी को x और y के टर्म्स में करूंगा तो ये अपने आप बन जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे अपने और ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर करना है तो बाकी तो मैं तो क्वेश्चंस तुमको पीछे की तरह ही करके दिखाऊंगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और खत्म करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन क्या है सब देखना ध्यान से, फाइंड द टर्म, सब ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है जैसे सिखाया है, लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। 2x - 5 की पावर 6
which have a greatest binomial coefficient, B greatest numerical coefficient, C algebraically greatest coefficient, D algebraically least coefficient। हड़बड़ाओ मत, चुपचाप देखो बस, ठीक है। हाँ तो गुप्ता, बोलो। तो पहला वाला तो बताओ। मतलब 6+2/2 दैट इज क्या है, 4 फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म, ठीक है, काम खत्म, सबको क्लियर है ये। चौथा टर्म इज द टर्म विद ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा गुप्ता, मुझे ये न्यूमेरिकल और एल्जेब्रिक में क्या डिफरेंस है बताओ। न्यूमेरिकल में सीधा वैल्यू है और अलजेब्रिक में प्लस माइनस का साइन है। बिल्कुल, न्यूमेरिकली में हम लोग को वैल्यू देखनी पड़ेगी विदाउट मॉड, मतलब विदाउट साइन, मतलब मॉड लगा के। न्यूमेरिकल का मतलब मॉड होता है, मैं ऐसे याद रखता हूँ NM, ठीक है ना, निखिल मित्तल, तो NM करके मैं तो याद रखता हूँ, कंफ्यूज हो जाता था मैं जब पढ़ता था। तो न्यूमेरिकल और एल्जेब्रिक में मतलब भूल जाता था कौन सा क्या था, तो N और M ऐसे याद रखा है मैंने कि N फॉर न्यूमेरिकल, M फॉर मॉडुलस, N फॉर निखिल, M फॉर मित्तल, इस तरीके से याद था मुझे। और एल्जेब्रिक में तो जो बचा वो, ठीक है। तो हाँ, ये करने के लिए देखो याद रखना, एक चीज क्लियर बता देता हूँ, ये तीनों सवाल एक ही टाइप के सवाल है। ये तीनों करने के लिए तुम लोगों को इस्तेमाल सिर्फ इसी का करना है, ठीक है ना। हमेशा मॉडुलस के साथ ही लेना। जैसे यहाँ माइनस लगा है, माइनस पागल कर देगा तुमको, क्योंकि तुम डिसाइड, देखो मैं लिखता हूँ, जैसे इसमें TR+1 लिख देता हूँ, इज द लार्जेस्ट टर्म, सब देखना ध्यान से। चलो पीछे लिखता हूँ, किसका एक्सपेंशन है ये लिख देता हूँ, 2x - 5⁵ का, और यहाँ लिख देता हूँ TR+1 इज द न्यूमेरिकली इज द ग्रेटेस्ट, इज द टर्म विद ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, जो भी था, is the term with GC greatest coefficient, ठीक है। तो TR+1 is greater than equal to TR is greater than TR, ठीक है। इसका एक्सपेंशन लिखा 6CR 2x की पावर 6 माइनस r माइनस 5 की पावर r, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6CR - 1 2x की पावर r की जगह r-1 डालना, 7 माइनस r माइनस 5 की पावर r-1, ये एक आ गया। और इधर से आया 6CR 2x की पावर 6 माइनस r माइनस 5 की पावर r। अरे यार ये क्या लिखा है, r+2 से बड़ा होगा, ठीक है ना। अरे वो देख लेना, गड़बड़ लिख दिया था। अपने छोटे वाले से भी बड़ा होगा और अपने बड़े वाले से भी बड़ा होगा, क्योंकि वो टर्म सबसे लार्जेस्ट टर्म है। 6CR+1 2x की पावर 5 माइनस r माइनस 5 की पावर r+1, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे बता दो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा और क्या, ठीक है। हाँ तो ये हटा रहा हूँ, ये और ये कट के क्या बचेगा यहाँ पे 2x, ठीक है। ये और ये तुम काट नहीं पाओगे, क्योंकि तुमको ये डाउट रहेगा कि -5 क्या करेगा, -5 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो न्यूमेरिकली टर्म निकालते हैं तो मॉड का ये -5 का टेंशन नहीं ले रहे, उसको 5 ही लिख दे रहे हैं। माइनस का टेंशन मत लेना, उसको प्लस लेके ही सॉल्व करना। माइनस को हम लास्ट में संभालेंगे, देखना कैसे, ठीक है। ये 5 लिखा, इसमें इसको और इसको सॉल्व करोगे तो तुम समझ रहे हो 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ आएगा नीचे r-1 फैक्टोरियल, यहाँ r, ठीक है। यहाँ आएगा 6 - r फैक्टोरियल, नीचे यहाँ आएगा 6 - r 7 - r, तो यहाँ बचेगा 7 - r, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे अभी। ये और ये भाई प्लस लेके सॉल्व कर लेना। यहाँ पे कट के बचेगा 5, यहाँ पे कट के बचेगा 2x, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1/r+1 बचेगा, और यहाँ पे 6 - r बचेगा। बोलो ना कोई प्रॉब्लम है तो। क्या गुप्ता सही है ना, कोई प्रॉब्लम? इसको क्या रखेंगे? x को अब वो सोचना पड़ेगा, 1 काय को सोचना पड़ेगा बे? माइनस का गेम किया ना आपने। माइनस का कुछ नहीं गेम किया मैंने, क्या बोला, माइनस को लास्ट में देखेंगे एकदम पूरा आंसर निकलने के बाद। माइनस का कोई गेम नहीं किया मैंने। एक्स को रखेंगे 1, हमेशा रखने का वेरिएबल को 1, कुछ नहीं सोचने का, और माइनस को हमेशा कर देने का प्लस, ठीक है ना। देखना क्या चीज में फर्क आएगा तुमको लास्ट में समझ में आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2r इज लेस देन 35 - 5r,
यहाँ से आएगा 7r इज लेस देन इक्वल टू 35 और r इज लेस देन इक्वल टू 5, ये आया। और इसको सॉल्व कर रहा हूँ वही 1 रख के, 2r + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 - 5r, यहाँ से आएगा 7r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 28, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहाँ बोल रहे 4 या 4 से बड़ा, ये बोल रहे 5 या 5 से छोटा, तो यहाँ से दो वैल्यूज आएगी 4 और 5। समझ में आएगा गुप्ता? हाँ, मतलब कौन कौन से टर्म की बात कर रहा है? फिफ्थ टर्म एंड फिफ्थ सिक्स्थ और टर्म। सिक्स। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आ गया फिफ्थ टर्म का और सिक्स्थ टर्म का। देखो न्यूमेरिक था तो मॉड लगा के काम हो गया, ठीक है ना, इसलिए अभी टेंशन नहीं लेना है अपने को इसका। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या कि क्यों मैंने -5 को 5 कर दिया? क्योंकि लास्ट में तुम मॉड लगाते, अरे लास्ट में मॉड लगाते तुम, इससे अच्छा मैंने सब पॉजिटिव ही बना दिया, काम ही खत्म हो गया। मॉड लगाने से अच्छा था, ठीक है। मॉड काहे को लगाएंगे, सब नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बना दिया मैंने पहले ही। ये चीज क्लियर है गुप्ता? बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ, अब समझ गया आप क्या पूछना जेनेरिकली चाहते ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। अब इसमें हैं। देखो हाँ, तुम लोग समझो कि इसके दो टर्म्स आएंगे, ठीक है। दोनों टर्म का जो कोएफिशिएंट है, अगर 5 की जगह अगर तुम T5 और T6 देखोगे तो दोनों का जो कोएफिशिएंट आएगा वो सेम आएगा। चलो मैं लिख देता हूँ, TR + 1 = 6CR। सब देखना ध्यान से, बहुत गजब का कंसेप्ट बता रहा हूँ, यही है सबसे काम की चीज इसमें। और फिर अपने खत्म कर लेंगे इसको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे T5 पूछूंगा तो R को 4 पुट करोगे, 6C4, 2 की पावर 2 आएगा, ठीक है, 5 की पावर 4 आएगा और x की पावर 2 आएगा। और अगर अरे यार T5 R को 4 पुट किया, ठीक है। और अगर T6 निकालना है तो R को 5 पुट करेंगे, 6C5, ठीक है ना, 2 की पावर 1 आएगा, -5 की पावर 5 आएगा और x की पावर में 1 आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू देखो, 64 कितना होता है गुप्ता, पटपट बताओ, 64 कितना होता है? 6 30 / 2 15। 15 × 4, 15 15 × 4 4 60 60, 60। 60 × 5 की पावर 4 आया इसका कोएफिशिएंट। और ये 65 कितना होता है? 6 6 6 दूनी × 2 12 12, 12 12 में 12 से एक 5 5 60। निकाल लो, 60, 60 × 5 60 की × 5 की पावर 4, ठीक है। दोनों का देखो न्यूमेरिकली जो टर्म था, इसमें प्लस था इसमें माइनस था, दोनों का जो न्यूमेरिकली अगर कोएफिशिएंट देखोगे तो दोनों का बराबर आया, इसलिए T5 T6 अपना सही भी आया। दोनों का अगर मॉड लगा के देखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे तो सेम है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा एलजेब्रिकली कौन सा ग्रेटेस्ट टर्म है तो कौन सा है गुप्ता? फिफ्थ। फिफ्थ टर्म है, क्योंकि अगर तुम मॉड बिना लगाए चेक करोगे तो सिक्स्थ टर्म में तो नेगेटिव आ रहा है, वो तो नहीं हुआ। तो लार्जेस्ट तो यही हुआ एल्जेब्रिकली, ठीक है। तो हम हमेशा मॉड लगा के ही सॉल्व करते हैं, याद रखना। और लास्ट में फिर दोनों टर्म, जितने भी टर्म्स आएंगे उसको लिख के देख लेने का। और एल्जेब्रिकली लीस्ट टर्म कौन सा आएगा गुप्ता? वही टर्म 6 माइनस कैसे? के साथ। अरे माइनस के साथ एकदम बड़ा, यानी वो बहुत छोटा हो हाँ, गया। माइनस के साथ एकदम बड़ा मतलब एकदम छोटा हो गया, सही बात है एकदम, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल था, मेरे को लगता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया वो यार क्या करोगे, पूछ लेना, ठीक है। मैं एक सवाल दे देता हूँ, रुको 1 सेकेंड, ठीक है। सवाल भी गया, 1 सेकेंड, एक सवाल लिख लो, 2 सवाल, एक सवाल उस समय दिया, एक सवाल अभी लिख लो और कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। सर अगर एक ही टर्म रहेगा तो फिर उसके आजू बाजू वाले को देखना पड़ेगा ना। हाँ, फिर लिस्ट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर लिस्ट पूछेगा ही नहीं, ठीक है ना। लिस्ट में फिर लिस्ट निकालना बहुत मुश्किल काम है, लिस्ट नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। लिस्ट में पूरी गड़बड़ हो जाएगी। सवाल इसी टाइप का बना के देगा, वरना लिस्ट में तुमको बैठ के पूरा सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। मेंस का पूरा पढ़ा दिया मैंने। हम लोग पहले जब पढ़ाते थे तो यही बोलते थे कि मेंस का ये है, ठीक है। अभी एडवांस का पढ़ते हैं अपने। यही 4 चीज निकालना तुम लोग, यही चारों चीज, ठीक है। किसके लिए निकालोगे? 3 - 5x की पावर 15 के लिए। ये 4 मत निकालना, ये 3 निकालना, क्योंकि मुझे पता नहीं है चौथा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये 3 निकलेगा, ठीक है। तो क्लियर होगा मेरे हिसाब से। या एक काम करना, चारों निकालना, निकलता है, चारों निकालना है। अगर नहीं निकालते हो ना अभी बैठ के तो पूरा पढ़ाया हुआ मेरा वेस्ट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, लेक्चर रिकॉर्डेड भेज दूंगा, लोग स्क्रीनशॉट्स लेना हो कुछ लिखना हो तो लिख सकते। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाय।